नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो अपनी सीरीज चल रही है, वो सीरीज कौन सी चल रही है। तो सबसे पहले उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। जितने भी जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनके सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, उनमें एग्रीकल्चर बायोलॉजी के जो PYQ आ रखे हैं 2019 से लेके 2024 के बीच में, उन सभी का सॉल्यूशन लेके आया है लक्ष्य क्लासेस। और ये सॉल्यूशन आपको मिलेगा प्रिंटेड फॉर्म में। तो इस सेशन में जुड़िए और अपने जो पुराने क्वेश्चन आ रखे हैं उनका सॉल्यूशन कीजिए, जिससे कि आपको जो आने वाला एग्ज़ाम है 2025 का, उसमें आपको मदद मिल सके। जब इन क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आपको जानकार हैरानी होगी कि लगभग जो 60 से 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं या उससे रिलेटेड वापस आ जाता है। तो बने रहिए और इन सभी क्लासेज को आप वॉच करते रहिए। तो आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 2009 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, विभ ज्योतक संवर्धन के लिए पौधे का कौन सा भाग काम में लिया जाता है। विभ ज्योतक संवर्धन के अंतर्गत कौन सा भाग काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखना है, विभ ज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक कल्चर। तो इसमें तने का शीर्षस्थ या कक्षस्थ भाग काम में लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक पार्ट काम में लेते हैं, जिसको अपन कहते हैं सूट टिप कल्चर भी इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, विशेष क्या ध्यान रखना है इसमें, इस मेथड के द्वारा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता है तो वो आता है वायरस मुक्त पादप किस मेथड से प्राप्त करते हैं। तो उसका आंसर होने वाला है वो भी कौन सा, सूट टिप कल्चर। सूट टिप कल्चर इसके अंतर्गत क्या ध्यान रखना है, जो तने का शीर्ष भाग होता है, तने का शीर्ष भाग होता है, ये पत्तियों से कवर रहता है, पत्तियों से कवर्ड रहता है, जिसके कारण यह वायरस फ्री रहता है। इस कारण इस भाग से यदि अपन नया पादप विकसित करते हैं तो वह भी वायरस फ्री अपने को मिलेगा। तो दो प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है कि विभ ज्योतक संवर्धन यानी मेरिस्टेमेटिक कल्चर के अंतर्गत कौन सा भाग काम में लिया जाता है। तो काम में लिया जाता है सूट टिप, तने का शीर्ष या कक्षस्थ भाग काम में ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भ्रूण संवर्धन व पराग संवर्धन को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ से विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, एक शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि अपन जो भाग काम में ले रहे हैं वो भाग का नाम लिखना है और बाकी डेफिनेशन एज इट इज रहने वाली है। तो यहाँ भ्रूण संवर्धन यानी पादप के अर्ध विकसित अथवा पूर्ण विकसित, या तो कंप्लीट मैच्योर हो या इनकम्प्लीट मैच्योर यानी डेवलप हो, ऐसे भ्रूण का संवर्धन करना भ्रूण संवर्धन कहलाता है। ऐसे ही किसी पादप के पराग कणों यानी पोलन ग्रेन को पोष माध्यम पर संवर्धित करना और अगुणित पादपों का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं पराग संवर्धन। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट फिर एक और क्वेश्चन है, अगुणित पादपों की प्राप्ति कौन से कल्चर से की जाती है। हैप्लॉइड प्लांट किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो पोलन या एंथर कल्चर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरस फ्री प्लांट कौन से कल्चर से प्राप्त किए जाते हैं।
तो सूट टिप बोल सकते हो या मेरिस्टेमेटिक कल्चर बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए और इसका कृषि के क्षेत्र में महत्व बताइए। तो डेफिनेशन दो प्रकार से लिखी हुई है। तो जैविक कारकों जैसे कि सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोशिका यानी सेल या उनके अवयव, इन सभी का नियंत्रित उपयोग करके और मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाए या कुछ सर्विसेज का प्रोडक्शन करे, तो ऐसी टेक्निक को क्या कह रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी कह रहे हैं। दूसरे रूप में कहे तो पात्रे, पात्रे संवेदन का मतलब है जीव के शरीर के बाहर, तो उसको बोलते हैं पात्रे संवर्धन, यानी कि फरक नली के अंतर्गत या टेस्ट ट्यूब के अंतर्गत जो अपन कल्चर कर रहे हैं तो उसको कहते हैं इन विट्रो कल्चर। और यदि जीव के शरीर के अंतर्गत हो रहा है तो वो कहलाता है इन विवो। तो पात्रे संवर्धन करके पारजीनी यानी ट्रांसजीन जंतु एवं पादप कोशिकाओं से उत्पाद प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है इसको बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी कह रहे हैं। अब इसका महत्व क्या क्या है, तो महत्व के लिए अपने को ध्यान रखना है, जैसे कि बीटी कपास, बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक फसल है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसको शॉर्ट में अपन बीटी कहते हैं। तो यहाँ दो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखने हैं। बीटी क्या है, तो बीटी एक जीवाणु है। बीटी कपास क्या है, तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक फसल है। तो इस जीवाणु से एक कीटनाशी प्रोटीन बनाने वाला जीन, कीटनाशी प्रोटीन बनाने वाले जीन को कपास में स्थानांतरित करवाया गया, जिसके कारण क्या बना, बीटी कपास बना। और जब इस कपास को कौन सा कीट खाता है, गुलाबी सड़न कीट, पिंक बॉल वर्म जैसे ही खाता है तो यह कीट मर जाता है, क्योंकि जो ये जीन है ये एक विषैला पदार्थ यानी बीटी विष उत्पन्न करता है। जैसे ही कीट इस पौधे को खाएगा तो ये जीन उसकी आहार नाल में पहुंचती है, तो आहार नाल का माध्यम होता है क्षारीय, और उस क्षारीय माध्यम में पहुंचते ये जीन हो जाती है एक्टिव और ये विष उत्पन्न कर देती है, जिस कारण वो कीट मर जाता है। तो बीटी कपास का उत्पादन विशेष ध्यान रखना है। फ्लेवर सेवर टमाटर, ये भी एक ट्रांसजेनिक टमाटर है जिसको विकसित किया मुख्य रूप से सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि संग्रहण अवधि को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो सामान्य टमाटर होता है उसकी कोशिका भित्ति नष्ट होने के कारण, जिस कारण वो क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है, 1 या 2 दिन ही अपन उसको स्टोर कर पाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया गया, टमाटर को अधिक समय तक संग्रहित नहीं कर सकते थे, क्योंकि अधिक समय तक संग्रहित करने पर यह खराब हो जाता है। तो इसका संग्रहण समय का झिल्ली को नष्ट करने वाला एंजाइम, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर बनता है कि कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाला एंजाइम कौन सा, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। तो इस की मात्रा को एंटीसेंस आरएनए, विशेष ध्यान रखना है, टेक्निक कौन सी काम में ली है, एंटीसेंस आरएनए, एंजाइम कौन सा है, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। इस एंजाइम की मात्रा को कम कर दिया गया है, जिसके कारण ये कोशिका झिल्ली नष्ट नहीं होती है और जिसके कारण टमाटर को अधिक समय तक अपन संग्रहित कर सकते हैं। तीसरा है ट्रांसजेनिक मक्का। तो ट्रांसजेनिक मक्का में किसकी अधिकता पाई जाती है, लाइसिन नामक एमिनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है ट्रांसजेनिक मक्का में। तो इसकी अधिकता वाली प्रोटीन जीन को क्या कर दिया गया, मक्का में ट्रांसफर कर दिया गया। अब यहां से विशेष ध्यान रखना है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो क्रॉप है
फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है? तो वो है तंबाकू। ट्रांसजेनिक क्रॉप के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक एरिया किसका है? वो है कपास का। जबकि वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में ध्यान रखना है वो है सोयाबीन। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद में अपने आने वाला है CUT का एग्जाम और जेट का एग्जाम, तो इसके साथ साथ और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी आप नोट डाउन कीजिए। ये जो लिखे हुए हैं ये तो है अपने बोर्ड लेवल के अनुसार, यानी कि इस पैटर्न में तो अपने को आंसर देना कहाँ पर? बोर्ड में। तो इससे संबंधित कुछ चीज़ें आप नोट डाउन करते जाइए। और जिस भी स्टूडेंट के कोई ऐसा टॉपिक है जो थ्योरी में समझ में नहीं आ रखा हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपने टॉपिक का नाम लिखिए। जैसे PYQ सॉल्यूशन पूरे होते हैं तो आपके उस टॉपिक पे थ्योरी की क्लास भी अवेलेबल करवाई जाएगी। तो ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में जाए और अपने टॉपिक जो भी सब्जेक्ट हो, एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर बायोलॉजी हो या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए और उसके ऊपर काम करेगा लक्ष्य क्लासेज और आप उसका सॉल्यूशन लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मधुमेह के उपचार हेतु कौन सा हार्मोन उपयोग लिया जाता है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज जो डिजीज है उसके लिए हार्मोन कौन सा काम में लेते हैं? वो है इंसुलिन। तो इंसुलिन को बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCR का पूरा नाम लिखिए और जीन स्थानांतरण करने की कोई 2 विधियों के नाम लिखिए। तो PCR का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ध्यान रखना है ये टेक्निक किसने विकसित की थी? 1983 में की थी कैरी मूलिस ने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आगे भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। जीन स्थानांतरण की विधियां कौन कौन सी है इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। जीन स्थानांतरण की 2 विधियां होती है, एक तो है प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, और एक है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। इनके अंतर्गत वाहक रहित होती है, वाहक उपयोग में नहीं लिया जाता है, और इनके अंतर्गत वाहक उपयोग में लिया जाता है। तो इनमें वाहक काम में लिया जाता है और वाहक भी 2 प्रकार का काम में लिया जाता है। एक तो है प्लाज्मिड यानी कि DNA, या एक है RNA यानी कि वायरस वाहक, यानी जीवाणु वाहक और वायरस वाहक। प्लाज्मिड मिलेगा जीवाणु में और RNA मिलेगा वायरस में। तो 2 प्रकार के वाहक काम में लेते हैं, जीवाणु वाहक और वायरस वाहक। प्रत्यक्ष के अंतर्गत आती है विधियां, एक तो आती है इलेक्ट्रोफोरेशन, एक आती है शॉटगन या बायोलिस्टिक विधि, और एक आती है माइक्रो इंजेक्शन, और एक आती है लाइपोफेक्शन। नाम पूछ रहा है तो अपने को केवल नाम ही लिखने हैं, और यदि आता है समझाइए तब इनके बारे में अपने को डिटेल से बात करनी होती है। तो बोर्ड का एक निश्चित पैटर्न है, जैसा वो पूछ रहा है वैसे ही अपने को आंसर देना है। इसका मतलब यानी कि इनके बारे में अपने को आ रहा है, तो ये नहीं कि अपने को नाम पूछ रहा है और अपन इनकी डिटेल छाप रहे हैं, उससे समय की बर्बादी हो रही है और न ही अपने को कोई एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TI प्लाज्मिड क्या है और प्लाज्मिड का नामांकित चित्र बनाइए।
कहीं बार 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है टीआई प्लाज्मिड के ऊपर, और तो इसको इम्पोर्टेंट लगा ले टॉपिक को, जिससे कि 2025 में भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसको अपन सॉल्व कर सके। तो एक जीवाणु है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। इस जीवाणु के अंतर्गत जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड क्या होता है? डीएनए, यानी कि जीवाणु कोशिका में गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त और डीएनए पाया जाता है, वो डीएनए ही क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु का जो प्लाज्मिड है वो क्या कहलाता है? टीआई प्लाज्मिड कहलाता है। विशेष ध्यान रखना है, टीआई प्लाज्मिड का पूरा नाम क्या है? तो वो है ट्यूमर इंड्यूसिंग। ट्यूमर इंड्यूसिंग का मतलब ये क्या करता है? अर्बुद को प्रेरित करता है। अर्बुद का मतलब है यानी कि गांठ बनाने का काम करता है। तो 2 प्लाज्मिड सबसे ज्यादा प्रचलित है, दूसरा है आरआई प्लाज्मिड। ये किससे लिया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम राइजो जीनस के द्वारा, और इसका पूरा नाम है रूट इंड्यूसिंग। ये क्या काम करता है? मूल निर्माण को प्रेरित करता है, यानी जड़ बनाने का ये काम करता है। तो टीआई प्लाज्मिड के बारे में विशेष जानकारी ध्यान रखनी है। ये है इसका नामांकित चित्र, जो आपकी बुक में भी आपको मेंशन किया हुआ है, मिल जाएगा ये डायग्राम। तो डायग्राम विशेष ध्यान रखना, इस चैप्टर में से एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन 100% आने वाला है, क्योंकि बोर्ड का जो पैटर्न कह रहा है उसमें एक क्वेश्चन हमेशा डायग्रामेटिक पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर में से भी जो जो डायग्राम वाले क्वेश्चन टॉपिक है उनको एक बार अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जिससे कि तुम्हारे 1 नंबर तो कम से कम कंप्लीट हो सके। यहाँ देखो 3 नंबर में क्वेश्चन आ रखा है, उसमें डेफिनेशन का एक यानी कि 2 नंबर का डायग्राम का क्वेश्चन आने वाला है। बीटी का पूरा नाम लिखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है। बीटी क्या एक जीवाणु है? तो विशेष ध्यान रखना, बेसिलस तुरेंजिएंसिस। तो जो ये शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं तो इसमें विशेष लिखने का ये ध्यान रखना है कि जो अपन 1 वर्ड लिख रहे हैं उसको मिस्टेक नहीं करें, यानी कि इंग्लिश में या हिंदी में जैसे भी लिख रहे हो तो मात्रा यानी कि स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखें, जिससे कि अच्छा परफॉर्म कर पाए, यानी जो एग्जामिनर है उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। पीसीआर का वापस क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। तो पीसीआर का पूरा नाम क्या है? पहले भी बता चुका हूं। पीसीआर का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। यह तकनीक सर्वप्रथम किसने दी थी? तो यह तकनीक दी थी किसने? कैरी मूलिस ने। पीसीआर तकनीक में प्रयोग किए जाने वाले एंजाइम का नाम व स्रोत लिखिए। एंजाइम कौन सा काम में लिया जाता है? तो एंजाइम काम में लिया जाता है टेक पॉलीमरेज। इस एंजाइम का स्रोत क्या है? स्रोत है थर्मस एक्विटिकस जीवाणु। ये पाया जाता है कहां पर? गर्म झरनों या गर्म पानी में। और ये ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे भी क्या रहता है? हाई टेम्परेचर पे भी वर्किंग कंडीशन में रहता है, एक्टिव रहता है। क्योंकि अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं? लगभग 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर यानी कि नष्ट हो जाते हैं।
लेकिन इस पीसीआर टेक्निक में 3 स्टेप होती है जहां 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होता है, तो उस टेम्परेचर पर भी ये एक्टिव रहता है। अब तुम्हारे को कमेंट बॉक्स में बताना है, एक क्वेश्चन है पीसीआर जो टेक्निक है इसकी स्टेप बतानी है, स्टेप विद टेम्परेचर, कौन सी स्टेप में कितना टेम्परेचर रखा जाता है। नेक्स्ट, टीआई प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ये अपन ने क्वेश्चन कर लिया, फिर रिपीट हो रखा, वापस 3 नंबर में क्वेश्चन आया टी प्लाज्मिड का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, बीटी कपास को खाने से मर जाता है। पहले ही क्वेश्चन में अपन ने आंसर देखा था इसका, कौन मर जाता है? गुलाबी सड़न कीट, पिंक बॉल वर्म कीट। प्रतिबंध एंजाइम के प्रकार है, तो प्रतिबंध एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एंडोन्यूक्लिएज और एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज। कमेंट में बताना है प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा है। प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने वाला जीन कौन सा है, तो वो है निप जीन। निप का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है, निप का फुल फॉर्म क्या है। ये भी क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि निप जीन क्या होती है, तो इसका पूरा नाम आपको कमेंट में बताना है कि इसका पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन की बात करें तो वह ट्रांसजेनिक पादप किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा ध्यान रखना, ऐसे पादप जिनमें पार जीन का मतलब है ट्रांसजीन उपस्थित होती है या रहती है, उन्हें ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं। याक का पूरा नाम लिखिए, तो याक क्या है, तो ध्यान रखना है हिस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, हिस्ट कृत्रिम गुणसूत्र। ध्यान रखना कृत्रिम गुणसूत्र का उदाहरण है YAC, एक और होता है BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जीवाणु गुणसूत्र, ये कृत्रिम गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप उत्तक संवर्धन के कृषि में कोई 3 महत्व लिखिए, तो पहला है कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या होता है, एक जैसे गुणवत्ता युक्त पौधे प्राप्त होते हैं, यानी कि इनको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ये जानकारी ध्यान रखनी है। कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग, या तो कह रहे हैं सूट टिप या कक्सस यानी एक्सिलरी ब्रांच का उपयोग करते हैं, और कायिक प्रवर्धन का जो उपयोग है
वो जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, इनमें किया जा रहा है। वायरस मुक्त पौधों की पुनः प्राप्ति, तो मैंने पहले भी बता दिया कौन सा, में सूट टिप मेरिस्टेम कल्चर का उपयोग किया जाता है। और ये भाग क्या होता है, पत्तियों से ढका हुआ होता है, जिस कारण ये वायरस फ्री होता है। तो इससे जो पौधा बनेगा वो भी वायरस फ्री होगा। अगुणित पौधों की प्राप्ति, तो कौन सा कल्चर बताया, पराग कोष कल्चर, पोलन ग्रेन कल्चर, या अनिषेचित अंडाशय का संवर्धन करके और अंतर प्रजातियों का संकरण करवा के भी अपन अगुणित पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। अंतर प्रजातीय संकरण यानी कि दो जातियों के मध्य क्रॉस करवा रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं अंतर प्रजातीय इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये पहले चैप्टर में भी आता है अपने। फिर क्वेश्चन आया हुआ है, टीआई प्लाज्मिका नामांकित चित्र बनाइए की जगह डेढ़ नंबर है। तो टीआई प्लाज्मिड के लिए या इस चैप्टर में 1.5 से 2 नंबर पिक करने हैं। तो जो जो डायग्राम दिए हुए हैं वो डायग्राम माइंड में सेट कर लेना है, जिससे कि अपने 1.5 से 2 नंबर कंप्लीट हो जाए। पादप भ्रूण संवर्धन की शुरुआत किसने की थी, तो पादप भ्रूण संवर्धन की शुरुआत की थी हेनिंग नामक वैज्ञानिक ने। और कब, 1904 में। इन्होंने क्या किया, बीज के परिपक्व भ्रूण को पोष माध्यम यानी न्यूट्रेंट मीडियम में इनको कल्चरित किया और उससे भ्रूण संवर्धन को शुरू किया। कर्तोतक यानी एक्सप्लांट, कर्तोतक यानी एक्सप्लांट को परिभाषित कीजिए। तो संवर्धन आरंभ करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पौधे से जो टुकड़े या उत्तक या अंग काम में ले रहे हैं उनको ही क्या कर रहे हैं, कर्तोतक या एक्सप्लांट कहते हैं। यानी कि ये पौधे के ऐसे छोटे टुकड़े होते हैं जिनके द्वारा टिश्यू कल्चर जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ किया जाता है। इन्हीं के आधार पे नाम रखा जाता है। यदि उत्तक का संवर्धन कर रहे हैं तो इसको को बोल रहे हैं टिश्यू कल्चर। यदि और अंग का संवर्धन कर रहे हैं तो इसको बोल रहे हैं ऑर्गन कल्चर। यहीं से ये अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। कोशिका ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे सेल कल्चर। कृत्रिम गुणसूत्र का कोई एक उदाहरण लिखिए। एक तो पहले भी बता दिया, याक और बाक। याक बाक हिस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और दूसरा है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र। ये दोनों ही क्या है, कृत्रिम गुणसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहले टीआई प्लाज्मिड का 2 बार आ गया और अब की बार आ गया किसका, पीबीआर 322। ये है वाहक और इसका नामांकित चित्र पूछ लिया गया सीधा 1.5 नंबर में। यानी कि पहले पैटर्न अलग था, इस वजह से 2 नंबर में आ रहा था। अब जो करंटली पैटर्न चल रहा है आएगा वो आएगा डायग्राम। इस डायग्राम में क्या दिख रहे हैं, जो ये ओरी लिखा हुआ है तो ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि इसी भाग से इसकी शुरुआत होती है, रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतियां बनने की। ये जो 2 लिखे हुए हैं, एक तो है एम्पिसिलिन और एक है टेट्रासाइक्लिन। दोनों ही किसका काम कर रहे हैं, तो क्या ये एंटीबायोटिक है दोनों। ये इस डायग्राम में क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना, ये काम कर रहे हैं वर्ण योग्य चिन्हों का।
वर्ण योग्य चिन्हों का काम कर रहे हैं। और जो ये लिखे हुए हैं ये सब क्या है, ये सब है प्रतिबंधन एंजाइम के स्थल, प्रतिबंधन एंजाइम के स्थल है ये, जहाँ पे प्रतिबंधन एंजाइम आके और काटने का काम करेंगे। नेक्स्ट है कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के कोई, ये अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया, जैसे बीटी कपास, फ्लेवर सेवर टमाटर है, ट्रांसजेनिक मक्का है, उसके अलावा नरबंदे पौधों की प्राप्ति है, निप जीन का स्थानांतरण है। ये सभी किसके हैं, जैव प्रौद्योगिकी के महत्व है। ये है 2024 के क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट है 2024 के। कोलिमो वायरस का संबंध है। अब यहाँ थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने क्या बताया था, वाहक, जो जीन स्थानांतरण की विधियां है उसमें वाहक काम में लिए जा रहे हैं, और वाहक काम में लेते हैं दो, एक तो है जीवाणु वाहक और एक है वायरस वाहक। इसमें बात करेंगे अपन वायरस वाहक की। वायरस वाहक भी दो प्रकार के होते हैं, जिनके अंतर्गत जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ये तो दो है, तंबाकू मोजेक वायरस और ब्रोम मोजेक वायरस, ब्रोम मोजेक वायरस। ये दोनों तो है जिनके अंतर्गत आनुवांशिक पदार्थ कौन है, आरएनए। दो ऐसे भी हैं, एक है मतलब एक दो ऐसे उदाहरण हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए। उनमें से ध्यान रखना है, एक तो है अपना कोलिमो वायरस, कोलिमो वायरस, और एक है जेमिनी वायरस, जेमिनी वायरस। कोलिमो वायरस में कौन आ रहा है, फूल गोभी, फूल गोभी मोजेक वायरस, फूल गोभी मोजेक वायरस। शॉर्ट में लिख रहे हैं CAMV, CA यानी कॉलीफ्लावर। जेमिनी वायरस में दो आते हैं उदाहरण, एक तो है गेहूं का बोना वायरस, व्हीट ड्वार्फ वायरस, और एक है मक्का का रेका वायरस, मेज लाइन वायरस। तो ध्यान रखने हैं, वायरस में सामान्यतया आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो उसके उदाहरण तो हो गए अपने पास में दो, तंबाकू मोजेक वायरस और ब्रोम मोजेक वायरस। ऐसे ही कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। इनके उदाहरण है कोलिमो वायरस और जेमिनी वायरस। इसमें दो समूह है, उदाहरण आ रहा है फूल गोभी मोजेक वायरस और जेमिनी, दो गेहूं का बोना वायरस और मक्का का रेका वायरस। तो कोलिमो वायरस का संबंध किससे है, वो है फूल गोभी मोजेक वायरस से। कायिक कॉलोनीय विविधता सोमा क्लोनल वेरिएशन द्वारा उत्पन्न सरसों की किस्म है। तो यह है पूसा जय किसान। पूसा जय किसान को और क्या कहते हैं, वो है बायो 902। इसके अलावा आपको कमेंट बताना है कि दो और उदाहरण अपने इस बुक में दे रखा है। एक तो है शकरकंद, तो शकरकंद की कौन सी वैरायटी है जो कायिक कॉलोनीय विविधता के द्वारा उत्पन्न की गई है। नेक्स्ट, बीटी कपास को तीसरी बार क्वेश्चन आ गया बीटी कपास से रिलेटेड। बीटी कपास को गुलाबी सड़न
गुलाबी सड़न कीट यानी पिंक बॉल वर्म, पिंक बॉल वर्म कीट जैसे ही खाता है वह मर जाता है। ब्रोम मोजेक वायरस, ब्रोम मोजेक वायरस के अंतर्गत आनुवांशिक पदार्थ कौन सा बताया था? आरएनए। जीनोम के कितने खंड होते हैं? तो 3 खंड होते हैं, या सीधा लिख सकते हैं 3 खंड होते हैं। ट्रांसजेनिक पादप किसे कहते हैं? पहले ही डिफाइन कर दिया मैंने, ऐसे पादप जिनमें ट्रांस जीन उपस्थित होती है उन्हें ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं। बताया था मैंने इस चैप्टर से 1.5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि एक डायग्राम आने वाला है। तो एक डायग्राम विशेष रूप से इस चैप्टर में से तैयार कर लेना। और ये क्वेश्चन आया अब की बार, कोशिका संवर्धन की प्रक्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। तो अब की बार हो सकता है टीआई प्लाज्मिड का आ जाए या पीबीआर 322 का आ जाए। इसके अलावा भ्रूण संवर्धन का भी अपने इस बुक में डायग्राम दिया हुआ है, और जो जैव प्रौद्योगिकी है उसकी स्टेप के डायग्राम दिया हुआ है, पीसीआर का डायग्राम दिया हुआ है, cDNA लाइब्रेरी का डायग्राम दिया हुआ है। तो ये डायग्राम वाले क्वेश्चन जरूर देख लेना, और इसमें से सीधा डायरेक्ट डायग्राम ही बनवाएगा। तो अपना 1.5 नंबर तैयार कर ले। ये है गाजर, इससे एक छोटा सा भाग लिया, इस भाग को क्या करें अपन? एक्सप्लांट कर्तोतक कह रहे हैं। इस कर्तोतक को अपन ने डाल दिया किसमें? पोष माध्यम यानी न्यूट्रेंट मीडिया में, न्यूट्रेंट मीडिया में इसको डाल दिया। तो इस भाग ने यानी कर्तोतक ने विभाजन किया और क्या डेवलप कर लिया? अविभेदित कोशिकाओं का समूह बना लिया, उसको कह रहे हैं कैलस। इस कैलस से क्या बन गया? भ्रूणाभ बन गया। भ्रूणाभ से क्या बन गया? भ्रूण बन गया। और भ्रूण से क्या बन गया? पादपक यानी प्लांटलेट बन गया, यानी कि छोटे पादप बन गए। और इसी को स्थानांतरित करके और खेत में लगा दे रहे हैं, तो जिससे क्या हो गया? पूरा अपना पौधा तैयार हो गया। यहाँ विशेष ध्यान रखना, यहाँ से खेत में ले जा रहे हैं इसको, तो यहाँ एक प्रक्रिया की जाती है, वो है हार्डनिंग। हार्डनिंग तो कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो हार्डनिंग के बारे में जान रहा हो तो वो अपना कमेंट जरूर छोड़े, और नहीं हो पता तो कमेंट कीजिए कि हार्डनिंग क्या है, कहाँ उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गुणसूत्र को उदाहरण सहित समझाइए। ये कृत्रिम गुणसूत्र से तीसरी बार क्वेश्चन आया हुआ है। पहली बार आया YAC का पूरा नाम लिखिए, दूसरी बार आया कृत्रिम गुणसूत्र के उदाहरण लिखिए, और तीसरी बार आ गया कि कृत्रिम गुणसूत्र को उदाहरण सहित समझाइए। तो कृत्रिम गुणसूत्र कहते हैं किसको है? जो वाहक होता है, ये सामान्यतः बड़े DNA खंडों को आसानी से नहीं ले पाता है। तो इस समस्या के निवारण के लिए कृत्रिम गुणसूत्रों का विकास किया गया। इनको यह नाम किस लिए दिया गया? तो क्योंकि ये जो होस्ट सेल है, आतिथ्य कोशिका यानी कि होस्ट सेल में प्रवेश करने के पश्चात ये होस्ट सेल में पूर्ण रूप से गुणसूत्र का ही काम करने लग जाते हैं। इस कारण इनको कृत्रिम गुणसूत्र कहते हैं। 2 नाम बताए थे मैंने, BAC जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र और YAC हिस्ट कृत्रिम गुणसूत्र। तो ये है अपने चैप्टर नंबर 2 के जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है 2019 से लेके और 2024 के बीच में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन का अपन ने यहाँ पर सॉल्यूशन कर लिया है। ये PDF आपको यदि लेनी है तो आपको ज्वाइन करना होगा लक्ष्य क्लासेज का टेलीग्राम चैनल। और इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। आने वाले चैप्टरों का ऐसे ही सॉल्यूशन प्राप्त करना हो तो लक्ष्य क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को
क्लिक कीजिए जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाए। जैसे ही सॉल्यूशन पूरे होते हैं वैसे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, वो भी आपको आंसर के सहित। तो जल्दी से जल्दी लक्ष्य क्लासेज के साथ जुड़िए जिससे कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छा बन सके। धन्यवाद। जय श्री राम।